हाँ, क्या पढ़ा था अपन? बहुत सिम्टम्स पढ़ा रहा हूँ मैं, असिम्प्टोट्स पढ़ रहे हैं। दो लेक्चर में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? दो मेथड पढ़ा है ना? एक y इक्वल टू mx प्लस सी और एक x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करके। ठीक है, एसिम्प्टोट्स की डिफिनेशन जान गए हो, बेसिक समझ गए हो, अनंत पे मिलती हैं। ठीक है, मिलती है अनंत पे, लेकिन है क्या? वो है लाइन ही, किस है ना, है तो लाइन ही। तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। दो मेथड है, दोनों मेथड पे सॉल्व करने का अपना जो मेन मुद्दा है कि निकालना क्या है दोनों से, कर्व का डिफिनेशन कुछ भी हो, सॉरी कर्व का इक्वेशन कुछ भी हो, हम उससे क्या निकालते हैं? m निकालते हैं, और m से के बाद क्या निकालते हैं? c निकालते हैं। उसके बाद किसको पुट कर y इक्वल टू mx प्लस सी में पुट कर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं दोनों मेथड से। ठीक है, जो मैक्सिमम क्या था वो, घात में क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर। जितना मैक्सिमम ऑर्डर होता था उतने नंबर आप, पानी है किसी के पास क्या? ठीक है, तो अभी दो लेक्चर में अपने सीधे सीधे क्या पढ़े? दो मेथड पढ़े मात्र। ठीक है, अब अपने को देखना है कंडीशन की कब एसिम्प्टोट्स होंगी ही नहीं, या कि कब पैरेलल होंगी। ठीक है भाई, हमने दो दो तीन तीन एसिम्प्टोट्स निकाले हैं एक कर्व के। ठीक है, तो कब वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पर नहीं जाएंगे अपन। कब एसिम्प्टोट्स, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि एसिम्प्टोट्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, या कि अगर बन रही है, दो से ज्यादा बन रही है या दो बन रही है, तो वो प्लूरल पैरेलल कब हो सकते हैं। ठीक, दो मेथड पढ़े हो। एक में क्या करते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? जो कर्व होता था, x और y का इक्वेशन होता था, है ना, y की जगह एम एक्स प्लस सी रखते हैं। ये पूरा इक्वेशन किस में बदल जाता था? x के पावर में। ये होता था, y हट गया, y की जगह x आ गया, पूरा इक्वेशन x की पावर में एक्सचेंज हो गया। फिर क्या करते थे? जो x की मैक्सिमम पावर होती थी, x की मैक्सिमम पावर होती थी, उसके जो कांस्टेंट है उसको इक्वल टू क्या दिखाते थे? जीरो, जिसमें m रहता था बेसिकली। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात वाले टर्म को हम क्या दिखाते थे? जीरो, और उससे क्या निकालते थे? m की वैल्यू निकालते थे, दो तीन जो भी आती रही, है ना, m की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करते थे? x की इस इक्वेशन में, यहां पे जो इक्वेशन आया है, इसको जीरो दिखाने के बाद, x की सबसे बड़ी पावर को जीरो दिखाने के बाद, सेकंड बड़ी पावर जो है उसको जीरो दिखाते थे। उसमें रहता था c, है ना, c रहता था m के टर्म में, इसमें m की वैल्यू रखते थे और c निकल आता था। यही करते थे। याद है कुछ? किसान नंबर सब भूल भाल गए? धोखे से छूते, घर में धोखे से भी नहीं छूते हो किताब कभी। मेथड यही था कि y की जगह mx प्लस सी रखते थे, y रखने के बाद x की जो सबसे बड़ी घात का टर्म होता है, एक टर्म आएगा x की पावर 3 वाला, कुछ आएंगे x की पावर 2 वाले, कुछ आएंगे x की पावर 1 वाले, तो x की पावर 3 वाले जितने भी टर्म थे सबको इक्वल टू जीरो दिखाए, वहां से m की वैल्यू निकली। फिर x की पावर 3 के बाद अगर x की पावर 2 है तो उसको जीरो दिखाए, x की पावर 2 की घात वाले टर्म को। ठीक है, वहां से c निकलता था m के टर्म में, और m की वैल्यू रखते थे तो c की वैल्यू आती थी। अब अगर m की ऐसी वैल्यू आए, ठीक है, अगर m की कोई नेचुरल वैल्यू आ रही है जिससे c की वैल्यू निकाली, देन ओके, तुम एसिम्प्टोट्स निकाल लोगे। अगर m की ऐसी वैल्यू आ रही है कि जिसके बिहाफ में तुम c की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, c की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, या तो जीरो हो जा रहा है, जीरो भी नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं रहा है, या तो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हो रहा है, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करते, अगर इस मेथड से चलते हैं तो। ठीक है, करेंगे वही जो करते आ रहे हैं, m की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे, और जब m की वैल्यू रखेंगे तो c आएगा ही नहीं। जैसे मान लो m की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो, और तुमको c की वैल्यू मिल रही है 2cm-1 इक्वल टू जीरो। अगर m 1 होता तो c की वैल्यू आती,
अगर m जीरो है, m जीरो है, 0 इंटू सी करोगे 0 माइनस 1 लो, सी खत्म ही हो गया, सी ही नहीं बचा, अब सी कैसे निकाल लोगे? समझ रहे हो? ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी कि सी आएगा ही नहीं, तब क्या कहेंगे अपन कि एसिम्पटोट्स नहीं है। ठीक है, एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिपेंड करता है, बताए तो कि तुमको एसिम्पटोट्स निकालना है तो तुमको एम भी चाहिए, सी भी चाहिए। एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं होता एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एम तो आ रहा है, अब सी भी चाहिए, सी नहीं आ रहा है, तो इक्वेशन कैसे बना पाओगे? बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये एक मेथड से है। अपन दो मेथड पढ़े हैं एसिम्पटोट्स निकालने की। दूसरी मेथड क्या पढ़े हो? x इक्वल टू 1 रखना है इक्वेशन ऑफ कर्व में, और y इक्वल टू m रखते हैं, है ना? तो x तो वैसे ही खत्म हो गया, सिर्फ बचा y के टर्म में m। ठीक है, m का क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी मिलता था उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्यूबिक है तो m की 3 वैल्यू आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक है 2, जो भी होगा m की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे सीधे इक्वल टू 0 दिखा के। यही करते थे। किसी का फार्मूला लगाते थे हम, फाई ऑफ n माइनस 1 m अपॉन में फाई n डैश m। ठीक, तो अगर m की ऐसी वैल्यू आए जिसपे ये भी 0 हो जाए, फाई n डैश m, ये 0 ना हो, ये 0 हो। अरे बात समझे क्या बोल रहे हैं? फाई एन एम निकालते हैं, m की मैक्सिमम पावर वाले टर्म को 0 दिखा के, है ना? x इक्वल टू 1 रखते हैं, y इक्वल टू m रखते हैं। कब? एक बार x की मैक्सिमम पावर, x के सबसे ज्यादा पावर नहीं कहते इसको, क्या बोलते हैं? ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले टर्म में, उसके बाद उससे कम वाले ऑर्डर वाले टर्म में रखते हैं एक करके, है ना? जैसे ऑर्डर 3 है तो पूरे 3 ऑर्डर वाले टर्म में रखोगे, उसका जो केस बनेगा m की वैल्यू निकाल लिए, है ना? फिर ऑर्डर 3 के बाद ऑर्डर 2 वाले टर्म में रखेंगे यही x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, और उससे क्या आता था? फाई n माइनस 2 आता था। याद है? कल ही पढ़े हो अभी। एक बार क्या निकालते थे? अगर ऑर्डर 3 है तो उसी को कह दो, चाहे फाई 3m कह दो, चाहे फाई nm कह दो, मैक्सिमम ऑर्डर वाला। 3 के बाद चाहे फाई 2m निकालो और चाहे फाई n माइनस 1m निकालो। ठीक है, यही n माइनस 1। इससे एक कम ऑर्डर वाले टर्म, इससे एक कम ऑर्डर वाले टर्म में जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखोगे और जब उसको सॉल्व करोगे तो ये कहलाएगा फाई n माइनस 1m। तो कुल मिला के इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले टर्म में जब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखो तो जो इक्वेशन मिलेगा m की टर्म में, उसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अगर इस पे रखने पे 0 हो रहा है, ये नीचे वाला सिर्फ 0 हो रहा है, ये सी का फार्मूला है। ये अगर ये नीचे हो गया 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना? तो अगर नीचे वाला 0 हो रहा है तो एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही मेथड से ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला मेथड ले रहे हो तो m निकालोगे y इक्वल टू mx प्लस सी पुट करके, ठीक है, और m की ऐसी वैल्यू आ जाएगा कि सी ना निकाल पाओ, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये मेथड यूज कर रहे हो तो m की वैल्यू निकालो, सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले टर्म में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट करके, ठीक है, m की वैल्यू निकालो और c का फार्मूला लगाओ। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, फाई डैश एन m की वैल्यू पे, इस m की वैल्यू पे ये 0 हो रहा है तो 1/0 आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नीचे 0 होगा, तो नॉट डिफाइंड, है ना? नॉट डिफाइंड तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये कंडीशन है जब एसिम्पटोट्स नहीं होंगी किसी भी कर्व की। क्लियर हुई बात? एक आध एग्जांपल ले लेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशन हम बता रहे हैं कि कैसे नहीं होंगी, सीधे सीधे एग्जांपल ले लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा ना कि कैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इक्वेशन चाहिए तुमको, m और c दोनों चाहिए, c नहीं निकाल पा रहे हो तुम दोनों केस में, दोनों ही मेथड से। फिर नेक्स्ट कंडीशन है पैरेलल कब हो सकती है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? देखो टेंजेंट कहो या एसिम्पटोट्स कहो, दोनों सेम ही चीज है। टेंजेंट भी लाइन ही है, एसिम्पटोट्स भी लाइन ही है। लाइन का इक्वेशन अपन क्या पढ़े हैं? अपन पढ़ ही रहे, y इक्वल टू mx प्लस सी, यही पढ़ रहे हैं। अब पैरेलल होंगी तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा लाइन, एक से ज्यादा टेंजेंट होगी। मान लो ये पहली लाइन है
ये दूसरी लाइन तुम्हारी। ठीक है, तुम लोग मेरे हिसाब से 10वीं या 11वीं में पढ़े होगे, 11वीं में पढ़े होगे कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। क्या होता है? अभी तुम भूल जाओ कि ये टेंजेंट है कि एसिम्पटोट्स है। ये मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन है, दो इक्वेशन है दो लाइन की। अब कंडीशन बताओ कि ये पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का होता है। एम क्या होता है? लाइन, यहाँ पे स्लोप होता है ना। तो अगर m1 इक्वल टू m2 है तो ये कहलाएगा पैरेलल। परपेंडिकुलर होता है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, अपन वहां जाना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। ये जो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कह दो, या जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है ये कह दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्या होता है कि दोनों स्लोप m की वैल्यू क्या होती है, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए बराबर होती है। यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। जब सॉल्व करेंगे अपन, चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो, हो सकता है कि m की कोई वैल्यू रिपीट करे, इक्वल वैल्यू आए, 1 1 आए, -1 आए, 2 2 आए, जो भी आए इक्वल आए, रिपीट आए। ठीक है, तब जाके अगर m रिपीट हो रहा है मतलब क्या हो गई, दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, एसिम्पटोट्स पैरेलल होंगे कि नहीं, m क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत ये खड़ी होगी c निकालने में। कैसे? इसका फार्मूला यही है, अगर m सेम है c भी सेम हो जाएगा, मतलब तुम एक ही बार निकाल पाओगे, दोबारा निकाल ही नहीं पाओगे। m की तो दो वैल्यू निकाल लिए, मान लो m इक्वल टू 1 1 1 आया, तो इस 1 के लिए दोनों जो आएगा वही आएगा इस 1 के लिए, है ना। मतलब सॉल्व ही नहीं कर सकते दोबारा, एक ही बार सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए फिर अगर दो वैल्यू m की सेम है तो c का फिर फार्मूला बनता है, अलग से फार्मूला बनता है। अगर दो वैल्यू सेम है, व्हेन m1 इक्वल टू m2, तो c का होगा c² अपॉन फैक्टोरियल टू 5 डबल डैश n प्लस c 5 डैश n-1 प्लस 5 n-2। m भी है यहाँ पे, m तो हर जगह रहेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c² लिखा है ना, क्या लिखा है हमने, जब दो m की वैल्यू बराबर हो, दो c भी चाहिए दो m के लिए, ये बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब इसको सॉल्व करोगे, इक्वल टू 0 दिखाओगे, रूट्स निकालोगे, कितने रूट्स निकलेंगे, दो, तो दो m के लिए दो c आ जाएगा। ठीक है, अगर तीन वैल्यू सेम है, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तब 3c चाहिए। तब इसके बाद एक लाइन और जुड़ जाएगी, c³ अपॉन फैक्टोरियल 3 5 ट्रिपल डैश n m। ठीक है, फिर c³ के बाद c, इसको साफ कर दूंगा, देखना समझना, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। सी तीन के लिए तो क्यूब से शुरू है, दो के लिए तो स्क्वायर से शुरू है, तीन के लिए ट्रिपल डैश है ना, दो के लिए डबल डैश से स्टार्टिंग है, फिर घटता जाएगा। c³ के बाद c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5 ट्रिपल डैश के बाद 5 डबल डैश n से n-1 m प्लस c² के बाद c ट्रिपल डैश डबल डैश सिंगल डैश, और 5 के बाद n-1 के बाद n-2 m प्लस लास्ट में c रहेगा ही नहीं, तो 5 और बिना डैश का n-3 m इक्वल टू 0 दिखा दो, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लो, c की तीन वैल्यू आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू थ्री वैल्यूज ऑफ m। यहाँ पे
इक्वेशन बना रहे हैं अपन ना, तो पहले 3 वाला टर्म हो गया, 2 वाला टर्म हो गया, पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर बिना पावर वाला, कांस्टेंट जिसको कहते हैं इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अगर 4 वाला 4 भी बराबर है तो 4 का ही बना लोगे, है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक, तो मैक्सिमम कम से कम 2 बराबर होंगे और 3 भी बराबर हो सकते हैं, 4 नहीं मिलेगा, तो ये फॉर्मूले लगते रहेंगे। ठीक है, फाई n-1 क्या है बताओ, नहीं पता? कौन से नंबर आफ्टर में? फाई n क्या है, जो पता है बताओ ना। फाई n क्या है? कर्व में सबसे ज्यादा आर्डर वाले टर्म, ऐसे टर्म जिनकी आर्डर सबसे ज्यादा है। अगर कर्व में क्वेश्चन 5 तक के टर्म्स है तो जितने भी टर्म की पावर 5 होगी, आर्डर 5 होगी, वो पूरे टर्म आएंगे इसमें। उसके बाद n-1 मतलब 4, ऐसे टर्म जिनके आर्डर क्या है 4 है, वो पूरे आएंगे इसमें। ऐसे टर्म जिनकी आर्डर 3 है, वो आएंगे इसमें। ऐसे ही घटता चला जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, सपोज दैट x³ y² प्लस x² y³ प्लस x की पावर 4y प्लस y² x² प्लस y की पावर 4 प्लस x³ y प्लस xy² प्लस yx² प्लस 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 x³ प्लस xy प्लस y² प्लस x² प्लस x प्लस y प्लस इक्वल टू 0। इसमें फाई nm वाले कौन कौन से टर्म होंगे? कितने होंगे? फाई nm में कौन से आर्डर के टर्म आएंगे इस इक्वेशन से? ये तीनों आएंगे, सबका आर्डर 5 है। 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, ये सब कहलाएंगे तुम्हारे फाई n ऑफ m। जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख दोगे तब m आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये हम कहते हैं ना एक एक करके रखेंगे, पहले सबसे बड़े वाले ऑर्डर में रखोगे, फिर उससे कम वाले में, फिर उससे कम वाले में, तो सबसे बड़े ऑर्डर वाले टर्म है। उसके बाद वाले में ये रहेंगे जिनमें जिनमें ऑर्डर 4 है, तो ये कहलाएंगे फाई n-1 वाले, n से कम। फिर ये कहलाएंगे जितने 3 वाले हैं, ये कहलाएंगे फाई n-2। ठीक है, और फिर ये n-3 और ये n-4। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि सबसे बड़ा वाला ऑर्डर। हमको यहाँ पे n नहीं पता, हमको नहीं, क्योंकि नहीं पता टर्म में कहां तक के टर्म है, इसलिए अपन ये ले रहे हैं। क्लियर हुआ? ये तो तुम्हारा बेसिक, किसका किसका, जब एसिम्पटोट्स नहीं होंगे या कि पैरेलल होंगे। होंगे का हो चुका, तुम सोती रहो, पैरेलल होंगे, 2 दिन गायब रही हो तुम। चले क्वेश्चन में, ओ सॉरी, लिखना है क्या? अरे ये लिखना हो तो लिख लो, मतलब समझ में तो आ ही गया है। एक क्वेश्चन ले लो, y² इक्वल टू 4ax, कौन सी मेथड लगाओगे? कौन सी मेथड लगाओगे? y इक्वल टू मैक्स प्लस सी वाला? दोनों मेथड लगाते हैं अपन, इसमें दोनों मेथड चेक करते हैं। पुट करो, मैक्सिमम ऑर्डर किसका है इसका, कितना, 2। अपन सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले टर्म में क्या रखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी। पुट y इक्वल टू mx प्लस सी इन हायर ऑर्डर ऑफ टर्म। y इक्वल टू mx प्लस सी तो पूरे इक्वेशन में रखोगे फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रखो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax
ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा सा। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्स वाला एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, इसको भी उठाओ डालाओ। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे यहां से और यहां से, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 2mc माइनस 4a एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पूरा इक्वेशन से y खत्म, सिर्फ x बचा है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना? क्या वाली? इसको उधर ले आओगे तो माइनस 4ax आएगा, है ना? और दोनों में x रहेगा तो x कॉमन ले लेंगे। तो ये दूसरा टर्म लिखा है, ये तीसरा टर्म लिखा है, x बाहर निकाल लिए। यही करना है बेसिकली। यही समझ नहीं आ रहा था? वाह, चलो बढ़िया है। तुमको y इक्वल टू mx प्लस c रखने के बाद करना ये है, x छितराए पड़े हैं पूरी जगह। अभी तो छोटा इक्वेशन है, बड़ा होगा तो कहीं भी x कहीं भी हो जाए, तुमको छांटना है कि सेम पावर वाला x कहाँ है। एक यहाँ है, एक वहां, सबको इकट्ठा ले आओ कॉमन लेके। उनका जो कॉफिशिएंट हो सब ब्रैकेट के अंदर और x बाहर। यही करना है। अगर x स्क्वायर कहीं और होता तो उसको उठा के इसके साथ ले आते, है ना? और उससे x स्क्वायर कॉमन लेके कॉफिशिएंट दोनों के एक साथ रखते। ठीक, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। अब कंपैरिजन करो। x की सबसे बड़ी ऑर्डर कितना है? एक्स स्क्वायर ही है ना? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पे? सबसे बड़े ऑर्डर वाले टर्म के कोएफिशिएंट को जीरो करना, इक्वल के जीरो दिखाना है। तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा ऑर्डर हो गया, इसका कोएफिशिएंट है एम स्क्वायर, इसको इक्वल टू जीरो दिखाओगे तो एम की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है। अब ये तो सबसे बड़ा ऑर्डर वाला टर्म था, उससे कम ऑर्डर वाला टर्म क्या है? ये है। इसको जब जीरो दिखाओगे तो क्या आएगा? सी के लिए, है ना? क्योंकि देखो सी है इस पे। 2mc माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे बड़े ऑर्डर वाले के बाद उससे एक जब छोटा वाला लोगे तो उसमें सी भी रहेगा, एम भी रहेगा। तो हम सी के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब सी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? 4a/2m। सी की वैल्यू एम के टर्म्स में आ रही है। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा कितना भी बड़ा टर्म हो, सी जो आएगा एम के टर्म्स में आएगा हमेशा। ठीक है, इसको वहां भेजे, फिर 2m को अपॉन भेज दिए, 2 से 4 खत्म, 2 टाइम में। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि m इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा? अपॉन में 0 आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए, है ना? इस कंडीशन में क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड और एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये हो गया तो y इक्वल टू mx प्लस c वाले मेथड से। दूसरे वाले मेथड से भी देखो, इसी इक्वेशन में क्या पुट कराएंगे? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन हाइजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाइजेस्ट पावर नहीं, हाइजेस्ट ऑर्डर, बार बार भूल जाता हूं मैं खुद। पावर और ऑर्डर में फर्क है, ठीक है ना? हाइजेस्ट ऑर्डर क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन, पता है लिखना क्या है, सबसे हाइजेस्ट वाले ऑर्डर में सिर्फ ये है। x है ही नहीं, y की जगह क्या रखोगे? m स्क्वायर इक्वल टू 0, वही कहानी, m इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब देखो m आ गया, c का फॉर्मूला क्या बनाओगे? फाई n माइनस 1 m अपॉन में फाई डैश n m। अब तुमको ये आया तुम्हारा फाई n, दिख रहा है? ये है तुम्हारा फाई n। ठीक है, फाई n माइनस 1 क्या होगा? फाई n में पावर घात ऑर्डर 2 था, और फाई n माइनस 1 में ऑर्डर 1 वाले होंगे। x इक्वल टू n, y इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m रखोगे जब, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m रखोगे तो फाई n माइनस आएगा तुम्हारा 4a।
सिर्फ 4a आएगा, x = 1 रख दिए। फार्मूला है फाई एन माइनस वन अपॉन फाई एन डैश, फाई एन डैश भी करना है। फाई एन डैश क्या आएगा, फाई एन था तुम्हारा एन स्क्वायर, तो डैश क्या आएगा तुम्हारा 2m। ठीक है, अब रखो फाई एन माइनस वन है तुम्हारा 4a अपॉन में 2m, c = है m की वैल्यू रखो, हो रहा है 0 अपॉन में। क्या बताया गया था कि इसको 0 करे, इसको 0 ना करे, 0 हो रहा है, फिर वही कहानी, नॉट डिफाइन, सी नॉट डिफाइन, तो एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लास्ट में जो लिखना पड़ता है ये, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम लोग को फाई एन माइनस वन, फाई एन डैश में कंफ्यूजन है क्या कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों, फाई एन में, फाई एन माइनस वन में, फाई एन डैश में कुछ कंफ्यूजन है, सब पता है तुमको? अरे कुछ पूछ रहा हूँ, दांत दिखा रहे हो, बता नहीं रहे हो। फाई एन का डिफरेंशियल, ये क्वेश्चन है कौन से मेथड से करोगे, x = 1 वाली से ना, इजी है थोड़ा था। चलो हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम आधा वाला टर्म कौन कौन सा इसमें, ये 3 है सबका, इन तीनों में x = 1 और y = m पुट करो, क्या आएगा 1 + 3m - 4m³। ठीक है, ये है तुम्हारा फाई एन एम। ठीक है, x की जगह 1, y की जगह m = 0, तो 4m³ - 3m - 1 = 0। बताओ कैसे आएगा, m = तुम 1 रखोगे अगर, तो 1 1 -4 + 4 0। देखो हाँ, m = 1 पे 0 हो रहा है, तो m - 1 इसका फैक्टर कहलाएगा एक, है ना। फिर वही करना पड़ेगा, या कि m - 1 से डिवाइड करो कि कॉमन निकालो। 4m³ से क्या कॉमन लोगे तुम, 4m², तो बचेगा m - 1 बचाना है, -4m², 4m² वाला टर्म ही नहीं है, तो प्लस का 4m² करना पड़ेगा ताकि 0 हो जाए। कहाँ, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन लिए कहाँ भी, अलग अलग करके लेंगे ना, सबसे हायर ऑर्डर वाले टर्म में, उसके कम वाले, उसके बाद उसके कम ऑर्डर वाले टर्म में, फिर उसके बाद उससे भी कम ऑर्डर वाले टर्म में। अभी एक बार पहले सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले टर्म में, 3 थे 3 में। ठीक है, हाँ, तो -4m² + 4m², फिर जो बचा माइनस का 3m - का 1। अब यहां से क्या कॉमन लोगे तुम, प्लस का 4m कॉमन लो, तो बचेगा यहाँ से m - 1 बचाना ही है, 4m² माइनस का 4m माइनस का m माइनस का 1 माइनस का 4m प्लस का m। समझ में आ रहा है कुछ, लगता तो नहीं, क्यों, कौन सा चल रहा है, ये कुछ है रहता बता। सौरभ, सौरभ तुम्हारा क्या नाम है, मंसूर, क्या कर रहे हैं अपन, तो कैसे काम में ले रहे हैं, कुछ पता चल रहा है, समझ आ रहा है ना, समझ रहे हो, उसको भी समझा देना तुम लोग समझ गए, मुझे पता है, बनता तुम लोगों से, उसको ही पता है, चुप रहो।
ये है पूरा पूरा 2m+1 का होल स्क्वायर। इसको 0 दिखाओगे तो m इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 दिखाएंगे तो m की दो वैल्यू आएंगी बराबर बराबर। ये कंडीशन देखो मिल गई हमको, m की दो वैल्यू बराबर है। अब देखो एक बार इसके लिए जाएंगे अलग और इसके लिए फिर अलग। इसके लिए सी का फॉर्मूला क्या तुम्हारा देखो, फाइव n माइनस वन m अपॉन में फाइव n डैश m। फाइव n माइनस वन तभी निकाले नहीं है अपन, ये है फाइव n ऑफ m। फाइव n माइनस वन क्या होगा, n के बाद वाले सेकंड हायर टर्म, हायर ऑर्डर वाले टर्म। तो n क्या था यहाँ पे 3, सबसे हायर ऑर्डर। तो n माइनस वन क्या होगा, 3 के बाद 2। दो वाले टर्म कहीं है जिनका ऑर्डर 2 हो, नहीं है, ये है सीधे सीधे 0। यही तुम्हारा 0 है, तो यही तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 1 के लिए c क्या है 0, ठीक है। फॉर m इक्वल टू 1 c इक्वल टू 0। तो एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, m x प्लस c, y इक्वल टू x। देखो इतना ही है इसके लिए, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है इनके लिए। यहां पे दोनों m बराबर है, जब दो m की वैल्यू बराबर हो तो ये क्या होगा, पैरेलल, क्योंकि दो स्लोप। अरे यार ये m को क्या पढ़ते थे अपन, स्लोप के अलावा कुछ और बोल रहे थे ना कुछ देर पहले। चलो हो गया, हटाओ। m की वैल्यू बराबर को मिला के दो लाइन में, तो c का फार्मूला फॉर m इक्वल टू -1/2 एंड -1/2 वी हैव c इक्वल टू, बताओ फार्मूला। कहां से स्टार्ट होगा, सही, हाँ 2 3 वाले बताया था ना, 2 बराबर है तो c की मैक्सिमम पावर 2 है ना। फिर 5 में डबल डैश n से ही स्टार्ट होगा, प्लस c स्क्वायर के बाद c, अपॉन में फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है। 5 2 के बाद सिंगल डैश n से n-1, ठीक है। फिर c नहीं रहेगा, 5 डैश भी नहीं रहेगा, n-2 m। अब तुमको क्या क्या निकालना है, देखो तुमको n चाहिए, 5nm चाहिए, 5n-1 चाहिए, 5n-2 भी चाहिए। तो 5n-2 ऑफ m क्या होगा, 3 वाले तो nm हो गए, 2 वाले 0 हो गए, एक वाले ये है तुम्हारे पास। तो एक वाले में जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस m आएगा, -1 प्लस m। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं। डिफरेंशियल किस करके चाहिए, 5n का डबल डैश चाहिए, 5n डैश था कहीं नहीं किए थे अपन, यहां देखो 5n डैश क्या आएगा तुम्हारा, माइनस का 12m स्क्वायर माइनस का 12m स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और 5 ये तो सिंगल डैश था, और 5n डबल डैश क्या आएगा, माइनस का 24, ये 0 हो गया m, सॉरी हाँ ठीक है, ये तो m की वैल्यू कहाँ रखोगे, ठीक, इतना ही चाहिए ना। 5 डैश n-1 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है। और क्या चाहिए, 5n-2 ये है, रख दो वैल्यू। m क्या है तुम्हारा, -1/2, तो रखो c स्क्वायर अपॉन में 2, 5 डबल डैश n माइनस एन m, 5 डबल डैश 24m,
इंटू में माइनस का 24m प्लस सी 5-n-1 जीरो है क्या? जीरो है, प्लस 5n-2 -1 प्लस m -1 प्लस m। ठीक है, सी इसको अपन ने ये सी का आ गया पॉलिनोमियल। और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस का 12c² m, ये जीरो हो जाएगा, और प्लस m-1। ठीक है, ये बन गया तुमको सी के लिए पॉलिनोमियल। अब क्या करो, m की वैल्यू लो, सॉल्व कर लो। फॉर m इक्वल टू -1/2, -1/2, सी इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 12 सॉरी 0 इक्वल टू माइनस का 12c², m की जगह रखो फिर से माइनस का 1/2, और प्लस 1/2 -1। ठीक, 2 से कैंसिल 6 टाइम में, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, क्या बचा? कहाँ की बात कर रहे हो? माइनस माइनस कट गए ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना। एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अच्छा, m ये माइनस का है, ऐसा बोल रहे हो? चलो, बहुत होशियार हो गए तुम लोग। 6c² माइनस का 3/2, ठीक, इक्वल टू 0। तो c² इक्वल टू 3/2, और 6 जाएगा अपॉन में, तो 3 2 जा 6, तो 1/2, 1/2 मतलब 1/4। ठीक है, c² इक्वल टू 1/4, तो c इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। बधाई हो, c भी आ गया। तो एक बार m के लिए -1/2 लोगे, और c -1/2, और एक बार c प्लस का 1/2, m दो बार वही है। तो mx प्लस c में दो बार अलग अलग वैल्यू रख दोगे m और c की, तो इक्वेशन आप असिम्प्टोट्स आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, रखे रहो।